का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि इस दौरान समस्त कांग्रेस जनों ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, विधायक प्रीतम सिंह के साथ तमाम वरिष्ठ नेताओं ने स्वर्गीय मनमोहन सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान करण माहरा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारत में आर्थिक सुधार के सूत्रधार, अद्वितीय अर्थशास्त्री और अपने नेतृत्व से देश को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका जाना माना न केवल यहाँ पर राजनीतिक बल्कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी एक गहरी क्षति है जिसे कि भर पाना असंभव है। वहीं पर विधायक प्रीतम सिंह ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश की अर्थव्यवस्था को जिस तरीके से संरक्षित करने का काम किया है, इसकी मिसाल बहुत कम देखने को मिलती है। जब पूरी दुनिया में रिसेशन चल रहा था, आर्थिक मंदी के दौर से पूरा विश्व गुजर रहा था, उस दौर में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश की अर्थव्यवस्था को उच्च स्तर पर बनाए रखने का काम किया है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको देश ने खोया है, जिसकी भरपाई निकट भविष्य में या भविष्य में हो पाना बड़ा मुश्किल काम है। वो बहुत ही सरल स्वभाव के थे, सौम्य थे। मुझे भी उनसे कई बार मिलने का अवसर मिला तो कहीं लगता नहीं था कि हम देश के प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। तो एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा अर्थशास्त्री हमने खोया है। और राजनीति में ईमानदारी की जो उन्होंने मिसाल दी है, सादगी की जो मिसाल दी है, वो बहुत कम देखने को मिलती है। मैं अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और उनके परिवार को, देश के हम सब लोगों को इस क्षति की जो है क्षतिपूर्ति की जो है, हमको ईश्वर इतनी ताकत है कि हम उस गहन दुख को जो है वहन कर सकें। ये आदरणीय मनमोहन सिंह जो अपने सरल स्वभाव, अपनी बुद्धिमत्ता और हिंदुस्तान को अर्थव्यवस्था के रूप में मजबूत करने में पूरे विश्व में जाने जाते थे। एक बड़ी क्षति हमारे देश को, विश्व को हुई है। मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में जो उन्होंने निर्णय लिए वो आज हिंदुस्तान के विकास में मील के पत्थर साबित हो रहे हैं। उनके कार्यकाल में किसानों का 72,000 करोड़ का ऋण माफ किया गया, जिससे हमारे देश के किसान जो है कहीं न कहीं कर्ज मुक्त हुआ। आरटीई लाकर गरीब बच्चों को जो है अमीरों के बराबर 25% शिक्षा के क्षेत्र में बराबर का हर प्राइवेट स्कूल में उन्होंने पढ़ने का अधिकार दिया और आज एक आम परिवार का बच्चा भी अच्छे स्कूलों में पढ़ पा रहा है। आरटीआई सूचना का अधिकार लाकर उन्होंने हर एक आम आदमी को जो सरकारी कार्य हो रहे हैं, जो उनके सब जो जनता का धन है वो कैसा उसका उपयोग हो रहा है, उसमें अधिकार दिया। मनरेगा, गांव-गांव लोगों को 100 दिन रोजगार देने का काम, जो आज मुझे लगता है कि सबसे जो है लोगों की अर्थव्यवस्था या रोजगार में सबसे ज़्यादा मील का पत्थर साबित हो रहा है। आधार कार्ड, आधार से लिंक करने की बात, चाहे एक राज्य एक टैक्स की बात हो, जीएसटी जिसको भारतीय जनता पार्टी ढंग से नहीं ला पाई, जो उनका सपना था 14% पे लाने का, तो वो सारे ही जो निर्णय उन्होंने लिए, खाद्यान्न की बात हो, तो कहीं न कहीं आज हमारे देश के आम जन तक वो सुविधाएं पहुंच पा रही है। तो मनमोहन सिंह जी का जाना हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी छवि है। और मनमोहन सिंह जी एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने 10 साल में एक दिन भी छुट्टी नहीं ली और प्रधानमंत्री रहते हुए उनके बराबर केंद्र सरकार की भारी सहायतित योजना के तहत 1,800 करोड़ रुपए की ऋषि नगरी का विकास होगा। इसमें बुनियादी सुविधाओं को विकसित कर देश दुनिया के तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों के लिए बेहतर इंतजाम किए जाएंगे।
क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषिकेश को 1800 करोड़ की सौगात दी है। इससे योग नगरी का विकास किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि केंद्र सरकार की बाहरी सहायतित परियोजना के तहत ऋषिकेश, मुन्नी की रेती, तपोवन और यहाँ पर अलग अलग जगह में वेडिंग जोन, सीवरेज सिस्टम, पेयजल आपूर्ति, नगरीय यातायात प्रबंधन, बाढ़ प्रबंधन, हरित विकास और सौंदर्यकरण और पार्किंग आदि जैसे कार्य किए जाने हैं। देखिए, हमारा ऋषिकेश में जिस प्रकार से विकास एक तेजी से बढ़ रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद कर रहा हूं, जिन्होंने बनारस की तर्ज पे उत्तराखंड के एक पावन नगरी, धर्म नगरी, तीर्थ नगरी ऋषिकेश के लिए 1800 करोड़ रुपए का एक परियोजना यहाँ पे लाई गई है, जो ऋषिकेश, स्वर्गाश्रम, मुनि की रेती और तपोवन जो एक सर्किट है उसके लिए वो काम करेगी। 3 सेक्टर्स में इसमें काम होंगे, जिसमें घाट निर्माण होगा, जिसमें पार्किंग का होगा, जिसमें हमारे अन्य डेवलपमेंट होंगे। और स्वाभाविक तौर से ऋषिकेश विश्व की एक ऐसी प्रसिद्ध नगरी है जिसे योग नगरी के रूप में भी जानते हैं, योगा की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी के रूप में भी जानते हैं। और जब इसका विकास होगा तो एक इसका स्वरूप बदलेगा, एक निश्चित रूप से तीर्थाटन हमारे यहाँ बढ़ेगा। आने वाले टाइम पे आप जानती है कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ 462 करोड़ रुपए के अभी सीवरेज का काम चल रहा है, 100 करोड़ रुपए अभी और स्वीकृति हुई है, जिसमें राफ्टिंग और इससे जुड़े हुए व्यवसाय के लिए उसमें काम होना है। यानी कि एक बहुत बड़ा सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। मैं इसके लिए अपने मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद कर रहा हूँ, जिनके माध्यम से हमें लगातार इस प्रकार की सौगात मिलती है और उसका डेवलपमेंट के लिए हम लोग महसूस करते हैं कि आने वाले टाइम पे इससे पूरे विश्व में, जैसे मैंने कहा, पहले से नाम है और इसमें एक नया। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में पिछले लंबे समय से गैरहाजिर चल रहे 158 डॉक्टरों की सरकार ने सेवाएं समाप्त कर दी हैं। सरकार के इस एक्शन के बाद अब खाली पड़े जो पद हैं उन पर उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से जल्द ही नई भर्तियां की जाएंगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि लंबे समय से गैरहाजिर चल रहे 158 डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इन चिकित्सकों के अनुपस्थित रहने से स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। लापरवाह और गैरहाजिर कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, हमारी सरकार लगातार पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर रही है और आप देख रहे होंगे कि 2900 से ज्यादा डॉक्टरों की हम नियुक्ति कर चुके हैं। कतिपय डॉक्टर जो है बॉन्ड व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे थे। कतिपय डॉक्टर क्या है कि नियुक्ति के बाद जो है 2-2, 4-4 महीने से जो है वहाँ गायब थे। तो जितने भी लोग गायब थे और जो लोग बॉन्ड का उल्लंघन कर रहे थे, लगभग 158 डॉक्टरों को हमारी सरकार ने बर्खास्त किया है और इससे अब नई नियुक्तियां जारी हो जाएंगी आचार संहिता के बाद। और मुझे लगता है कि हमारे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और अच्छी। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा के खतरे की सूचना प्राप्त करने और उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने की योजना पर काम कर रहा है। इसके लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में आपातकालीन सूचना केंद्र को अपग्रेड कर मल्टी हैजर्ड वाली जो वार्निंग डिसीजन है इस सिस्टम से जोड़ा जाएगा। यहां से संबंधित इलाकों में चेतावनी की सूचना आपदा प्रबंधन को लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। यू प्रिपेयर योजना के तहत आपदा की पूर्व चेतावनी देने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। इसके लिए अधिक से अधिक जगह सायरन लगाने का काम भी होगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा के खतरे की आशंका की पूर्व सूचना पहले देने की व्यवस्था पर काम कर रहा है। इसके तहत यहाँ पर मौजूद जो आपातकालीन सूचना केंद्र है उसको अपग्रेड किया जाएगा। इसे मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग डिसीजन सिस्टम से जोड़ा जाएगा। बता दें कि ये कार्य विश्व बैंक पोषित और इस योजना के तहत होगा। इस परियोजना से जुड़े अधिकारियों के अनुसार पूर्व चेतावनी देने के लिए कई संस्थाओं की मदद लेंगे। इसमें अतिवृष्टि की सूचना देने के लिए मौसम को पूर्व सूचना देने वाली संस्था की सेवा लेने के साथ साथ भुगतान भी किया जाएगा।
वो मंथली इंसेंटिव। जो मेजर नदियां हैं या जो बड़े बड़े बैराज हमारे हैं, सभी में सायरन लगाए गए हैं। सायरन का एक कंट्रोल जो संबंधित विभाग है, सिंचाई विभाग या जो बैराज या जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनके पास रहता है। वहाँ से समय रहते अगर रिएक्शन हुआ तो ठीक है, अगर वहाँ से समय रहते रिएक्शन नहीं हुआ तो हमारे कंट्रोल रूम में सायरन बजता है। फिर हम लोग अग्रतर कार्रवाई करते हैं और उसे जो खतरे हैं उसको देखते हुए क्या कार्रवाई की जानी है, कहाँ से लोगों को हटाया जाना है, वो कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा जो हमारे सायरन हैं वो महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाए गए हैं। अगर वहाँ पानी का लेवल बढ़ता है तो हमें ऑनलाइन हम देखते रहते हैं, हमारा ऑनलाइन सिस्टम है, सब कुछ मैप है पूरी तरह से, और उसके अकॉर्डिंग फिर कहाँ पे क्या कदम उठाया जाना है कार्रवाई करते हैं। निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के चयन को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें कि चुनाव समिति के सदस्यों ने यहां पर गहनता से मंथन किया। बैठक खत्म होने के बाद गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि नगर पालिका नगर पंचायत प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगाते हुए निगम महापौर के नामों को संस्तुति के लिए यहां पर केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया है। बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से सभी पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया गया। वहीं पर निगम महापौर के नामों को पैनल केंद्रीय नेतृत्व की सहमति के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन के भीतर प्रत्याशियों के नामों की पहली सूची जारी हो जाएगी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी वर्चुअल माध्यम से हम लोगों के साथ बैठक में जुड़े हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जो कि उत्तराखंड के प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम जी और सह प्रभारी रेखा जी भी बैठक में रही हैं, और सब लोगों में चुनाव को लेकर हमारी जो सभी नगर निगम की सीटें हैं और नगर पालिका और नगर पंचायत की सीटें हैं उनको लेकर विस्तृत चर्चा सब लोगों के बीच में हुई है। और लगातार पिछले 3-4 दिन से, और मैं ये कहूँ कि पिछले कई दिनों से एक प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही थी, क्योंकि हमारी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कि लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करती है और तमाम नगर निगम के क्षेत्रों में जाके, नगर पालिका और नगर पंचायतों में जाके बहुत विस्तृत स्तर पर कई हजार कार्यकर्ताओं से बातचीत के उपरांत कुछ नाम जो आए हैं उन लोगों पर चर्चा हुई है। बैठक में भी विस्तार के साथ चर्चा हुई है। प्रत्याशियों के नामों के चर्चा के साथ साथ किस प्रकार से चुनाव में हमको आगे जाना है उस पर भी चर्चा हुई है और बहुत ही सकारात्मक फीडबैक है। यह भी चर्चा हुई है कि हर जिले में और हर जगह पर किस तरह का माहौल है। जो तमाम फीडबैक है, जो आकलन आया है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बड़ा जबरदस्त माहौल है। हमारे आकलन के हिसाब से हम अधिकांश स्थानों पर एक पहले से ज्यादा अभूतपूर्व जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है और बैठक में यही चर्चा हुई है कि किस प्रकार से इस जीत को और आगे बढ़ाया जाए और अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीते, इस सब पर चर्चा हुई है। आने वाले 1-2 दिनों के अंदर जो प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया वो भी पूरी हो रही है और बहुत जल्दी ही आने वाले 1-2 दिनों में हम लोग। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी होने के साथ ही नगर निगम चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नगर निगम क्षेत्र के नामांकन नगर निगम कैंपस में हो रही है, जिसके लिए बैरिकेडिंग और अन्य व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। नामांकन प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए वार्डों को विभाजित किया गया। बता दें कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त पुलिस बल और सहायक स्टाफ की तैनाती की गई है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सभी नियमों का पालन सुनिश्चित किया गया है। जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना के साथ ही कार्यक्रम जारी किया गया, उसके तहत कल से 27 तारीख से नामांकन शुरू है और नगर निगम क्षेत्र के जो नामांकन हैं सभी वो यहाँ नगर निगम कैंपस में ही होंगे। उसके अनुसार सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। बैरिकेडिंग से सब आप देख रहे हैं पूरे एरिया में कर दी गई है। कक्षवार वार्ड 15-15 वार्ड्स डिवाइडेड हैं और उसके ऊपर एक जो भी आरओ हैं कंसर्निंग, उनके द्वारा नामांकन यहाँ पर रिसीव किए जाएंगे। उसी के क्रम में
पर्याप्त जो तैयारी है और तैनातियां कर दी गई हैं सिक्योरिटी की और पर्सनल की। काशीपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में नगर निकाय चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसके लिए की प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मेयर, अध्यक्ष और पार्षद पद के नामांकन के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई। यहां सभी नॉमिनेशन पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में ही होंगे। सुरक्षा के मद्देनजर परिसर के बाहरी और भीतरी हिस्से में बैरिकेडिंग की गई है। बता दें कि आरओ चंद्र सिंह हेमलाल ने बताया कि राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज काशीपुर में नामांकन प्रक्रिया को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। यहां पर काशीपुर, जसपुर, महू, आजबारा और साथ ही साथ महुआखे गंज के साथ उम्मीदवार नामांकन करेंगे। इसके साथ ही सुरक्षा की दृष्टि के पर्याप्त पुलिस बल भी यहां पर मौजूद रहेगा। निरीक्षण करने पहुंचे काशीपुर उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि नामांकन फॉर्म की बिक्री प्रारंभ हो चुकी है। नगर निकाय चुनाव के लिए 27 से 30 दिसंबर तक 10 बजे से 5 बजे तक सभी प्रत्याशियों के नामांकन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर पर्याप्त जो कार्रवाई है वो भी की जाएगी। 27 दिसंबर 2024 से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ है और इसकी पूरी तैयारी जो राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज है उस काशीपुर में यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और यहाँ पे पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात रहेगा और हर उसके जो नाम निर्देशन पत्र भेजने के लिए अलग से हमने काउंटर बनाए हैं, जिसमें कोई असुविधा कोई कैंडिडेट को न हो, उसके लिए यहाँ पर व्यवस्था है। और नाम निर्देशन प्रपत्र जो रिसीव किए जाएंगे कल 10 बजे से 27 तारीख को 10 बजे से प्रारंभ होगा, जो 5 बजे तक चलेगा और अगले दिन भी ये 30 तारीख तक कंटिन्यू यही प्रक्रिया रहेगी। और उम्मीदवारों से यही अपेक्षा है कि क्योंकि कम समय है इसमें, तो वो शुरू के दिन से ही अपना नॉमिनेशन करें तो बेहतर रहेगा। और यहाँ पे वैसे सारे पर्याप्त मात्रा में हमारे पास नाम निर्देशन पत्र हैं और किन क्षेत्रों के यहाँ पे जो नामांकन होना है, एक तो नगर प्रमुख काशीपुर के, नगर निगम काशीपुर के नगर प्रमुख का, और दूसरा इसके जो पार्षदों का है उसके लिए भी अलग आरओ नियुक्त है, और नगर पालिका जसपुर और के लिए भी अलग आरओ नियुक्त है, और नगर पंचायत महुआ डाबरा और महुआ केरागंजी के लिए भी अलग अलग आरओ है, लेकिन होगा इसी राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज। पार्टियों के साथ बैठक कर ली गई है। बैठक में उनको कब से नामांकन, उनके प्रपत्र कहाँ मिलेंगे नामांकन के, और कब से कब तक नामांकन करना है, कब स्क्रूटनी होनी है, कब सिंबल अलॉटमेंट है, कब नाम वापसी है, इलेक्शन और कब काउंटिंग है, इन सारी चीजों की जानकारी सारे पॉलिटिकल पार्टियों को दे दी गई है। अब इसी के क्रम में जो भी उनमें जो आचार संहिता भी लागू है, इसके भी उनको बता दिए गए हैं कि उनको आवेदन करना है तो उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर्सन कौन होगा। इसके लिए हमने अपने कार्यालय से एक व्यक्ति को डिप्यूट भी कर रखा है और उनको सारी प्रक्रिया भी बता दी है कि किससे क्या रहेगा और कैसे अनुपालन करेंगे। इसके साथ उनसे ये भी अनुरोध किया गया है, चूंकि जो आयोग की गाइडलाइंस है कि किसी भी सरकारी संपत्ति पर किसी प्रकार की प्रचार सामग्री उनको नहीं लगानी है, और अगर कहीं भी उल्लंघन होता है आचार संहिता का तो उस पर जो उसमें सुसंगत धाराएं हैं, जो नियम है, उनके तहत उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। सारी जानकारी पॉलिटिकल पार्टीज को दे दी गई है। और जैसा कि आपको भी विदित होगा कि यहाँ पे राजकीय पॉलिटेक्निक जो हमारा कॉलेज है काशीपुर का, यहाँ पे हम प्रपत्र जो है नामांकन के पार्षद के और मेयर के जो नगर प्रमुख के पद होते हैं सब यहीं से दिए जा रहे हैं। लोगों को जो वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज आए थे उनको शुल्क के भी बारे में बता दिया गया था कि क्या शुल्क है, उनको कैसे जमा करना है और चुनाव में क्या क्या चीजों की आवश्यकता। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कथित तौर पर महाकुंभ को निशाना बनाने की धमकी दी है और इस धमकी पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने तीखी प्रतिक्रिया दी। रविंद्र पुरी जी महाराज ने बताया कि आखिरी कुंभ नहीं है, पन्नू का आखिरी समय आ गया है और पन्नू नाम का जो व्यक्ति है, अगर कहीं ये हमारे महाकुंभ में घुसने की हिम्मत करता है तो इसे मार मार कर भगाया जाएगा। हमने ऐसे पागल सैकड़ों की संख्या में देखे हैं और ऐसे लोगों से निपटने के लिए साधु संत और नागा सेना तैयार है।
किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है और सब लोग आराम से महाकुंभ में आए। आप भी सुनिए क्या कुछ कहना है महाराज जी का। महाकुंभ 2025 को टारगेट करते हुए, यहाँ के श्रद्धालुओं को टारगेट करते हुए आतंकवादी संगठन के मुखिया पन्नू ने एक धमकी भरा संदेश भेजा है महाकुंभ के प्रशासन को। इसको लेकर हमारे साथ हैं रविंद्र पुरी जी महाराज, जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। वो क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। महाराज जी क्या कहेंगे? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। देखिए, मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, ये पन्नू के चक्कर में मत आइए। ये पन्नू वन्नू कुछ नहीं है, जैसे कुत्ते भौंकते वैसे कुत्ता है ये। आप इसकी चिंता न करें। आप प्रयागराज कुंभ में आए, स्नान कीजिए। जो आपसे जाने अनजाने में पाप हुई है उसका प्रायश्चित हो जाएगा। और हम चाहेंगे जितने भी हमारी माताएं बहनें हैं सभी निडर होकर के यहाँ मेले में आए। हम सब आपके साथ है, सरकार आपके साथ है। पन्नू जैसे लोग 360 घूमते, ये कुछ नहीं, ये एक डिप्रेशन इसको हुआ है, ये मानसिक रोगी है, इसकी चिंता ना करें। हम संत महात्मा बहुत है, ऐसे ऐसे लोगों को जो इसका जितने लोग उसके साथ है इनको ऐसी मार मारेंगे ये जीवन में याद रखेगा। हमें बिल्कुल अनु पन्नू से कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। इसके बाद जितने भी लोग हैं वो लेके आए हैं, हम इसको कुत्ते की मौत मारेंगे। और आपने सुना होगा जब गीदड़ की मौत आती है वो सिटी की ओर जाता है, और जब ऐसे उग्रवादियों की मौत आती है वो सनातन की ओर आता है। और हम जितने भी सनातनी, हमारी जो नागा सेना है, नागा संत, इसको फुटबॉल खेलेंगे, ये दिखाई नहीं देगा। इस तरह के प्रयास पहले भी होते रहे हैं हमारे शरणार्थियों को डराने के लिए, धमकाने के लिए। उसको लेकर क्या कहेंगे कि इस पर किस तरह की कार्रवाई की जाए? मैं ये कहना चाहूंगा, आजकल एक ट्रेंड सा बन गया है। आजकल आपने देखा होगा, कभी कभी मीडिया में आता है फलाना एयरपोर्ट उड़ाने वाले हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म उड़ाने वाले हैं। इसलिए इन लोगों को इतना ध्यान नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये सब टीआरपी लेने के लिए सब कार्य हो रहा है। इसको ज्यादा सीरियस ना लिया जाए। ये पागल व्यक्ति है, निकम्मा व्यक्ति है, उग्रवादी है, इसको एक दिन मरना है। अगर प्रयागराज में आएगा तो यह हमारे हाथों से ये मर जाएगा। इसीलिए मैं सबको कहना चाहूंगा, इसकी गीदड़ भभकी में ना आइए, ये कुछ नहीं। आप आइए, स्नान कीजिए और जो पुण्य है पुण्य का लाभ कमाइए। तो महाराज जी का कहना है कि इस तरह की गीदड़ भभकियों से नहीं डरना चाहिए। सभी श्रद्धालु को पूर्ण श्रद्धा भाव से यहाँ आस्था के भाव से आकर डुबकी लगाना चाहिए। उनके लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मनीष पांडे, जेके न्यूज, प्रयागराज। तो चलिए, उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।